गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भूमंडलीकरण क्या होता है या वैश्वीकरण क्या होता है। तो डेफिनेशन के माध्यम से हम आपको डिफ़ाइन करेंगे। विभिन्न देशों में लोगों, सामान व सेवाओं से उत्पन्न गतिविधियों को भूमंडलीकरण कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आता है आपका अति लघु उत्तरीय में, आप इतनी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। विभिन्न देशों में लोगों, सामान व सेवाओं से उत्पन्न गतिविधियों को भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहा जाता है। यदि लघु उत्तरीय की बात करता है तो आगे हम इस डेफिनेशन को इन्हीं शब्दों में या फिर बढ़ा चढ़ा के और सरल शब्दों में इस डेफिनेशन को समझाते हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और इस डेफिनेशन को आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। तो एक बार देखेंगे दूसरे शब्दों में डेफिनेशन क्या कह रही है। भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण विश्व अर्थात पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की मतलब संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाता है, अर्थात मिलाया जाता है, जिसमें आपकी वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों, सूचनाओं को राष्ट्रीय सीमा के आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण किया जाता है। कहने का मतलब राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार अर्थात एक देश से दूसरे देश से मिलाया जाना ही राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार की कहानी यही कहती है। अर्थात जो वस्तुएं हैं एक देश से दूसरे वस्तु में, दूसरे देश में और दूसरे देश से अपने देश में मंगाने की प्रक्रिया, कहने का मतलब इसी लेसन में आएगा आयात और निर्यात की क्रिया ये कहलाती है। आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात यहाँ पर होगी। इसी लेसन में आएगा आपका व्यापार अधिवेश भी आएगा, अधिशेष। तो ये सारे टॉपिक्स और भी इसमें टॉपिक्स हैं। अनुबंधित मजदूर या गिरमिटिया मजदूर, कार्य लॉ या आधुनिक विश्व से पूर्व का जो भी विश्व रहा है उसके बारे में बात होगी। अनेक विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स, उनके बारे में हम आपको क्रम वाइज समझाएंगे। और एक बार फिर से हम इस डेफिनेशन को देखेंगे, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाता है, या संपूर्ण अर्थव्यवस्था को विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था से साझा किया जाता है या मिलाया जाता है, जिनमें वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों व सूचनाओं को राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण किया जाता है। ये क्रिया वैश्वीकरण की क्रिया या फिर भूमंडलीकरण की क्रिया कहलाती है। आगे हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब यदि आगे की बात करें आधुनिक युग से पूर्व का विश्व, तो आधुनिक युग से पूर्व का जो अगर विश्व की बात करें तो मानव समाज प्राचीन काल से ही मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। और इस काल में हम लोग देखते क्या हैं कि यात्री, तीर्थयात्री, परिवहन सेवाएं व दूरगामी यात्राएं, इन सभी के लिए अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के साधनों का अभाव था। लेकिन ये लोग फिर भी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को तय करते थे और अपनी सभ्यता को दूसरे देश की सभ्यता तक ले जाते थे। और यहाँ की जो कल्चर होता था, यहाँ की जो संस्कृति होती थी, उसके बारे में वो लोग वहाँ की जानकारी को प्राप्त करते थे। अभी हमने बात की थी राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार, अर्थात वस्तुओं के आवागमन की बात की, भारतीय सभ्यता की बात की। तो विभिन्न प्रकार की ये इस तरीके की जो भी व्यवस्थाएं चली आ रही हैं प्राचीन काल से, जैसे कि वस्तुओं का आवागमन, आयात और निर्यात की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हमने की है। तो उसके बारे में अगर आगे की बात करें हम, तो सबसे बड़ा उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं व्यापारी का। तो व्यापारी क्या करते थे, समुद्री मार्गों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और अपने व्यापारों को जहाज़ों के द्वारा करते थे। अब बात करें व्यापार की, तो व्यापार में क्या होता है
एक स्थान की वस्तु दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए ये क्या करते थे, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने पर व्यक्ति को क्या क्या प्राप्त होता था, तो इनके लिए ज्ञान की प्राप्ति इनका जो मुख्य उद्देश्य होता था वो क्या होता था। कहने का मतलब ये है ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ ये अब दूसरी बात अवसरों की तलाश करते थे कि कौन कौन से अवसर हैं जो हम यहाँ पर नहीं पुटअप कर पा रहे हैं, तो उन अवसरों को दूसरे देशों में ले जाकर हम उनमें अपने व्यापार में अधिक व्यापार को बढ़ाएं, अवसरों की प्राप्ति। और यदि आगे की बात करें तो धर्म एवं आध्यात्मिक पूर्ति तथा दुर्व्यवहार, जो उनके साथ दुर्व्यवहार किए जा रहे थे, दुर्व्यवहार और यातनापूर्ण, अर्थात जिस तरीके से उनको सताया जा रहा था, यातनापूर्ण जीवन के बचाव के कारण वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते थे। अब इन साधनों के लिए वो लोग क्या करते थे, क्या क्या वस्तुएं थीं या क्या क्या एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर ले जाते थे। तो एग्जाम्पल में हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। धन, विचार और अपनी कला कौशल, धन, विचार, कौशल। और आगे की अगर बात करें तो नवीन आविष्कारों की खोज, या फिर नवीन अवसरों की खोज, यहाँ पर लिख दें, नवीन अवसरों की खोज। और विभिन्न प्रकार के ये लोग वहाँ पर रोग और रोगाणु, कहने का मतलब बीमारियों को छोड़कर आते थे या बीमारियों को ले जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद या 16वीं शताब्दी के बाद आधुनिक युग में विभिन्न प्रकार के व्यापारिक देश जो हैं वो एक दूसरे से सम्मिलित हुए और एक दूसरे की संस्कृति से उनका मिलना जुलना हुआ, एक दूसरे के धन को विनिमयकरण किया गया, एक दूसरे के विचार विमर्श हुए, एक दूसरे से विचारों का मंथन हुआ, एक दूसरे की कला कौशल से सम्मिलित हुए लोग। विभिन्न प्रकार के कला कौशल देखने को लोगों में मिले, किसी के पास संस्कृति तो किसी के पास कला। और नवीन अवसरों की खोज, जो एक देश में सिर्फ एक चीज़ पर निर्भर लोग रहते थे तो उनको दूसरे अवसरों की प्राप्त हुई। विभिन्न प्रकार के रोग हुए जिसके बारे में इसी लेसन में हम आपको बताएंगे, जिसमें कि आपका आएगा रिंडरपेस्ट रोग के बारे में, जो कि एक पशुओं में लगने वाला रोग था जिसको मवेशी प्लेग कहा गया, मवेशी प्लेग। तो इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो ये था आधुनिक युग से पूर्व का विश्व। आगे की अगर हम बात करें रेशम मार्ग के बारे में, रेशम मार्ग के खोजों के बारे में, तो आगे डेफिनेशन में हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। यदि आगे की बात करें रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग, या फिर कह दें कि रेशम मार्ग द्वारा विश्व का जुड़ना, रेशम मार्ग से विश्व का जुड़ना, तो देखेंगे विश्व के दूर दूर या फिर दूरगामी स्थित भागों के बीच आधुनिक युग से पूर्व सांस्कृतिक व व्यापारिक संपर्कों का एक उदाहरण हम लोग यहाँ पर लेंगे। यूरोप अफ्रीका से होते हुए या यूरोप व एशिया से होते हुए
अफ्रीका के साथ साथ एशिया के मार्गों की भी खोज की गई। जैसे कि सिल्क मार्ग के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वह मार्ग जो समुद्र व ज़मीन के माध्यम से या समुद्र व ज़मीन से गुजरने वाला वह मार्ग जो एशिया व अफ्रीका के बड़े बड़े क्षेत्रों को जोड़ते हुए उत्तरी अफ्रीका के मार्गों को भी जोड़ता है। इस मार्ग से पश्चिमी देशों के लिए या पश्चिमी देशों के लिए चीनी सिल्क व सूती कपड़े का निर्यात किया जाता था। समुद्र व ज़मीन से गुजरने वाला ऐसा मार्ग जिसके माध्यम से यूरोप और उत्तरी अमेरिका के साथ साथ एशिया को भी जोड़ा गया और इस मार्ग से पश्चिमी देशों के लिए चीनी सिल्क व सूती कपड़े का भी निर्यात किया गया। ये था रेशम मार्ग। आगे की अगर हम बात करेंगे भोजन के खोज के बारे में, तो क्या हुआ भोजन की खोज के बारे में, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लें। यदि आगे की बात करें तो इसी लेसन के बारे में भोजन की यात्रा या फिर नई फसलों का परिचय। नई फसलों के परिचय जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल में हम आपको बताएंगे आलू, सोयाबीन, टमाटर, मिर्च, मूंगफली, आलू, सोयाबीन, मिर्च, मूंगफली, मक्का और उसके बाद निम्नलिखित फसलों का जिसमें कि आपका चुकंदर आदि का जो परिचय आदि का या फिर यहाँ पर विभिन्न उदाहरण हम आपको डिफाइन करेंगे अभी। तो यात्री या व्यापारी जिन स्थानों पर जाते थे वो विभिन्न प्रकार की फसलों का या फिर विभिन्न प्रकार की खाने की वस्तुओं का जो मुआयना था वो करके आते थे, या कहने का मतलब खोजें करके आते थे। तो आगे की अगर बात करें तो आलू, सोयाबीन, टमाटर, मिर्च, चुकंदर, मक्का आदि के बारे में यहाँ पर इनकी खोज अमेरिका द्वारा की गई और किसके द्वारा? क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने आज इनकी खोज की थी और इसके बाद ये एशिया व अफ्रीका में भी पहुंच गए। इन फसलों का जो विस्तार था वो इसके बाद अमेरिका के बाद एशिया और यूरोप में भी पहुंच गया। और यदि आगे की बात करें तो इसी लेसन में आपका बहुविकल्पीय में क्वेश्चंस आता है या फिर अतिलघु उत्तरीय में नूडल्स चीन से पश्चिमी देशों के लिए पश्चिमी देशों में पहुंच गया। पश्चिमी देशों में पहुंच गया जहां पर उसे स्पैघेटी के नाम से जाना गया। और इसी काल में इसी काल में आलू के परिचय होने के बाद, अभी हमने इससे पहले हेडिंग में आपको एग्जाम्पल में दिया था आलू का परिचय होने के बाद अफ्रीका में या फिर यूरोप में जो भी निम्न वर्ग के लोग थे या फिर जो बिल्कुल निर्धन लोग थे, उनका जीवन आलू के पहुंचने के बाद वहाँ पर अच्छा हो गया और वो लोग अच्छी प्रकार की सब्जियों का सेवन करने लगे और उनके जीवन जीने का जो था कला वो बढ़ गया था, या फिर कह सकते हैं उनका जो जीवन काल था उसमें वृद्धि हुई। अब इसी के आलू के बारे में अगर बात कर लें तो 1840 के दशक में
आयरलैंड में 1945 से लेकर 1949 तक, बहुविकल्पीय में आएगा क्वेश्चन या फिर अतलगुत्तरीय में आएगा इसी लेसन में आगे। तो पूछता है कि किस देश में आलू का अकाल पड़ा। आलू का अकाल तो कब पड़ा? 1845 में, और कब से कब तक? 1849 तक। किस देश में पड़ा? आयरलैंड में। अब आलू का अकाल पड़ा क्यों? आलू का अकाल इसलिए पड़ा क्योंकि आलू में विभिन्न प्रकार के रोग लग गए थे, और जिससे वहाँ की जनता, अभी हमने बताया था कि वहाँ के लोगों का जो जीवन काल था उसमें वृद्धि हुई थी। तो जीवन काल में आलू के जब सेवन वो लोग करने लगे तो उनका जीवन अच्छा हुआ, और उसके बाद कोई ऐसा रोग आया। अभी हमने पशुओं में बात की थी मवेशी प्लेग के बारे में, मवेशी प्लेग, जिसको नाम दिया गया था रिंडरपेस्ट। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे या फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये आलू में लगने वाला ये तो मवेशियों में लगने वाला रोग था। तो आलू में कोई एक ऐसा रोग लगा था जिसकी वजह से वहाँ की जनता बिल्कुल एक तरीके से बेहाल हो गई थी, और वहाँ की लगभग 10 लाख लोग भूख के कारण मर गए थे। कहाँ पर? आयरलैंड में। कब? 1845 से लेकर 1849 तक। यदि आगे की बात करें तो इसी लेसन में आएगा आपका आयात, निर्यात, विनिमय, इनके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो आगे की बात करें तो इसमें हमने आपको बताया आयात के बारे में, निर्यात के बारे में, विनिमय, व्यापार अधिशेष के बारे में। लेकिन इससे पहले हम इन सभी के बारे में, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आते किसके अंतर्गत हैं? ये बाजार के अंतर्गत। तो बाजार की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि जहाँ पर वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान होता है, या फिर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है, उस स्थान को बाजार कहते हैं। बाजार कहते हैं। अब बात करें आयात की, तो जब कोई देश किसी देश से किसी वस्तु को अपने देश के अंदर मंगाता है, आयात क्रिया कहलाती है, या उसे आयात कहते हैं। निर्यात के बारे में अगर बात करें तो जब कोई देश अपने देश से किसी वस्तु को दूसरे देश में भेजता है तो उसे कहते हैं निर्यात, या फिर निर्यात की क्रिया। बात करें विनिमय की, तो वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान की क्रिया को विनिमय कहते हैं। अभी हमने बाजार को डिफाइन किया था, जहाँ पर, या फिर वह स्थान जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, या जहाँ पर वस्तुओं का विनिमय होता है, उस स्थान को बाजार कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर लिखा है ऑस्ट्रेलिया से दाल मंगाना और भारत से गेहूं को भेजना। आयात और निर्यात के भी उदाहरण हैं, और विनिमय क्रिया का भी ये उदाहरण है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में दाल, अगर देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक जो दालों का उत्पादन करता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और यदि बात करें तो गेहूँ के बारे में, तो भारत और अमेरिका से। यदि बात आदान प्रदान और निर्यात और आयात की हो रही है, जैसे कि विनिमय की अगर बात हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने दालों को मंगाया है, और गेहूं की उपज हमारे यहाँ पर अधिक हो रही है। ऑस्ट्रेलिया को ज़रूरत है गेहूं की और भारत को ज़रूरत है दालों की। तो इस तरीके की आपसी सामंजस्य या आपसी व्यापार, एक जहाँ पर एक वस्तु दूसरे की पूरक हो जाए, उसको हम बोलते हैं विनिमय। आगे अगर बात करें तो व्यापार अधिशेष के बारे में, तो व्यापार अधिशेष वह क्रिया होती है, वह अवस्था होती है, वह स्थिति होती है जिसमें, या फिर जिसके आधार पर, जिसमें आपसी व्यापार में या आपसी देश के जो भी क्षेत्रक होते हैं उनमें देश को फायदा होता है, जिसे हम व्यापार अधिशेष कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, वह स्थिति जिसमें आपसी व्यापार से
अर्थात देश के अंदर होने वाले जो भी व्यापार हैं जिनसे देश को लाभ होता है वो हमारा कहलाता है व्यापार अधिशेष। तो ये था आज का टॉपिक। तो आगे इसी के बारे में एक हेडिंग्स और लास्ट करते हैं, फिर उसके बाद गिरमिटिया मजदूर या फिर अनुबंधित मजदूर के बारे में। यदि आगे की बात करें तो अनुबंधित मजदूर या गिरमिटिया मजदूर बहुविकल्पी में पूछ सकता है। अनुबंधित मजदूरों को दूसरा नाम क्या दिया गया? तो गिरमिटिया मजदूर। तो अनुबंधित मजदूर गिरमिटिया मजदूर से तात्पर्य एक ऐसे नियोक्ता से है जिसमें वह एक निश्चित अवधि के लिए विशिष्ट राशि पर अनुबंध के अंतर्गत कार्य करने वाले बंधुआ मजदूर से है, जिन्हें घर या नए देशों से ही भुगतान किया जाता था। फॉर एन एग्जाम्पल में हमने आपको यहाँ पर बताया नोबेल पुरस्कार विजेता BS नायपॉल और फिर वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर शिव नारायण चंद्रपाल व राम नरेश सरवण, इनके बारे में हमने यहाँ पर इनको डिफाइन किया है। तो ये इनके जो वंशज थे वो अनुबंधित मजदूर के तौर पर भारत से कार्य करने के लिए वेस्ट इंडीज़ गए थे। बात वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटरों की हो रही है। तो ये वहाँ पर अपने अनुबंधन को समाप्त करने के लिए वहाँ पर रुक गए और वहाँ के मूल निवासी हो गए जाके। तो ये थे भारतीय अनुबंधित मजदूर या फिर गिरमिटिया मजदूर। अब ये हुआ क्यों, कहाँ से आए, कैसे गए? तो इनके बारे में अगर बात करें तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से, बात भारत की हो रही है, से निकलकर ये लोग बाहर गए और अनुबंधित होकर गए। अब लेकिन वहाँ पर गए क्यों, क्या कार्य था इनका? तो इनका जो कार्य था बागानों की देखभाल के लिए विश्व स्तर पर हो रहे निर्माण कार्यों के लिए, खादानों के लिए एवं विभिन्न प्रकार से जो भी सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे उनकी देखभाल करने के लिए इन अनुबंधित गिरमिटिया मजदूरों की नियुक्ति की गई और इनको एक राशि दी गई और एक विशेष समय दिया गया, जिसकी वजह से ये अपना देश या अपना गांव या अपना राज्य छोड़कर दूसरे स्थान पर इन्होंने पलायन किया और ये प्रवासी भारतीय कहलाए या फिर प्रवासी लोग कहलाए। ये था अनुबंधित मजदूर। बात यदि करें कार्नला के बारे में, अभी हमने एक फसल में लिखा था मक्का, तो इसको कार्नला या फिर मक्का पर लगने वाला जो कर था उसके बारे में बात करेंगे। तो जमींदारों द्वारा डाले गए दबाव के कारण सरकार ने मक्का पर कर लगा दिया, जिसको सामान्यतः कार्नला के नाम से जाना गया। ये था कार्नला। और ये लगाया किसने था? ब्रिटिश सरकार ने।
तो ब्रिटिश सरकार द्वारा इस तरीके की फसलों पर लगाए जाने वाले कर या मक्का की फसल पर लगाया जाने वाला कर, और ये क्यों लगाया गया था? जमींदारों के दबाव डालने के कारण। तो ये था कार्न लॉ। आगे हम बात करेंगे कल के बारे में, कल के वीडियोज में हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पर लिख सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।